5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. दोस्तों 11 अप्रैल साल 1970 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट जो चांद पर जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1 साल भी नहीं हुआ था उस दिन से जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। नासा का ये ऑलरेडी तीसरा मिशन था लोगों को चांद तक ले जाने का। पिछला 2 मिशन ऑलरेडी सक्सेस देखकर इस रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट काफ़ी कॉन्फिडेंट थे अपने मिशन को लेकर और अपने सपनों को लेकर। इनका सपना चांद पर कदम रखने का, लेकिन इस वक्त ये इस बात से बेखबर थे कि इनका ये सपना कभी हकीकत नहीं बनेगा। 13 अप्रैल साल 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से लगभग 3,03,000 किलोमीटर दूर था, अचानक से एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। कुछ ही सेकंड के अंदर वार्निंग लाइट्स एंड अलार्म्स बजने लगते हैं बहुत तेज। पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरीके से फट चुका है और दूसरा ऑक्सीजन टैंक में हवा बहुत तेजी से कम हुए जा रही है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल को यकीन नहीं होता है। उन्हें यह लगता है कि इंस्ट्रूमेंट खराब हुई होंगे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट उन्हें देखकर बताते हैं कि उन्हें विंडो से दिख रहा है कि हवा लीक हुए जा रही है। दूसरी तरफ इनको लगता है कि इस धमाके की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से इतना भटक चुका है कि हर सेकंड ये धरती से दूर होता जा रहा है। कुछ ही घंटों के बाद अपोलो 13 में बैठे एस्ट्रोनॉट धरती से इतना दूर चले जाते हैं कि एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। आज के दिन तक धरती से कोई भी इंसान इतना दूर नहीं गया जितना दूर की ये तीनों एस्ट्रोनॉट जा चुके थे। चांद पर लैंड करना तो छोड़ो, अब सवाल इस बात का है कि क्या ये तीनों एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस जिंदा लौट पाएंगे भी या नहीं। ये है अपोलो 13 मिशन की दिल दहला देने वाली कहानी। Flight of the Apollo 13 to the moon is in serious jeopardy this morning and is not going to make a moon landing. साल 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी दुनिया के सामने वादा किया था कि वे दशक खत्म होने से पहले इंसान को चांद तक पहुंचा देंगे। Achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. इस वादे को कोल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए था। उस टाइम अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच में एक रेस चल रही थी, एक स्पेस रेस कि कौन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। साल 1969 में अपोलो 11 एंड अपोलो 12 मिशन सक्सेसफुल रहता है। एस्ट्रोनॉट ने न सिर्फ चांद पर कदम रखा बल्कि सेफली धरती पर वापस लौट कर भी आते हैं। जो वादा कैनेडी ने किया था वो पूरा होता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी देखने को मिला कि इसके एकदम बाद लोगों का जो इंटरेस्ट था और सरकार का जो इंटरेस्ट था स्पेस में पैसा खर्च करने में, वो बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। लोग बड़े एक्साइटेड थे पहली बार लोगों को चांद पर कदम रखता देखकर, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लोगों में इतनी एक्साइटमेंट नहीं बनी रह सकती थी। इसी रीजन से नासा का बजट अमेरिकन गवर्नमेंट कट कर देते हैं और कई फ्यूचर मिशन जो आने वाले साल में प्लान किए गए थे जैसे कि अपोलो 20 उसको कैंसिल किया जाता है। इसलिए अपोलो 13 का मिशन एक बड़े क्रूशियल टाइम पर आता है स्पेस ट्रेवल के हिस्ट्री में। नासा को अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रूव करना था कि स्पेस में पैसा खर्च करना अभी भी वर्थ इट है। इसीलिए अपोलो 13 का प्राइमरी मिशन ऑब्जेक्टिव था न सिर्फ इंस्पेक्शन और सर्वे करना चांद की मिट्टी की, बल्कि इंसानों की कैपेबिलिटी भी डेवलप करना चांद की एनवायरनमेंट में काम करने की। अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन वैसा ही था जैसे पिछले मिशंस का रहा था। मेनली 4 कंपोनेंट थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनार मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। स्पेसक्राफ्ट को एक सैटर्न V रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया गया। तीनों एस्ट्रोनॉट बैठे थे कमांड मॉड्यूल में, जो कि स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है। कमांड मॉड्यूल सिर्फ एक कौन सा हिस्सा है जो 11 फीट लंबी है और जिसका सिर्फ 13 फीट का डायमीटर है। सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल, नेविगेशन गियर, रेडियोज, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और छोटे मोटे इंजन सब इस कमांड मॉड्यूल के अंदर थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर्विस मॉड्यूल।
जिसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन थे एस्ट्रोनॉट के लिए। इसमें भी छोटे मोटे इंजन थे और फ्यूल सेल्स भी थे बिजली जनरेट करने के लिए। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को अक्सर एक साथ जोड़कर कमांड सर्विस मॉड्यूल बुलाया जाता है या CSM शॉर्ट फॉर्म। पूरे मिशन के दौरान एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं अंटिल जब एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस लौट रहे होते हैं और धरती की ओर री एंट्री के वक्त ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तीसरा हिस्सा लूनार मॉड्यूल, जिसका काम एक्चुअली में चांद पर उतर कर जाना। जब चांद पर काम पूरा हो जाए तो वापस जाकर CSM मॉड्यूल से अटैच हो जाना। चौथा हिस्सा लॉन्च एस्केप सिस्टम मिशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका काम है सिर्फ लॉन्च के टाइम अगर कोई हादसा हो जाए तो एस्ट्रोनॉट को बचाना। ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि रॉकेट लॉन्च के दौरान कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, तो एस्ट्रोनॉट को सेफली इजेक्ट कर देता है और उस जगह से दूर ले जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस एबॉर्ट सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर लॉन्च में सब कुछ सही जाता है तो इस LES की आगे ज़रूरत नहीं होती है, इसे इजेक्ट करके फेंक दिया जाता है। 11 अप्रैल साल 1970 अपोलो 13 की लॉन्च इस दिन सेफली और सक्सेसफुली होती है, तो इस LES सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट, कमांड जिम लवेल, दूसरे लूनार मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हैस और तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्विगर्ड। इत्तेफाक की बात है ओरिजिनली प्लान के अनुसार इन तीनों में से किसी को भी इस मिशन के लिए नहीं चुना गया था। ओरिजिनली 3 अलग एस्ट्रोनॉट थे जिन्हें इस मिशन के लिए चुना गया था, लेकिन उन तीनों के साथ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हुई जिस कारण से वो इस मिशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं किए। यही कारण से ये 3 एस्ट्रोनॉट का क्रू टेक ऑफ करता है धरती से। इस रॉकेट को लॉन्च होता हुआ देखने करीब 0.2 मिलियन लोग आए थे ग्राउंड पर। ये बहुत कम नंबर था पिछले साल की अपोलो 11 के नंबर से कंपैरिजन किया जाए तो। उस दिन 7 मिलियन लोग आए थे रॉकेट को लॉन्च होता हुआ देखने के लिए। नासा को एक बार फिर से एहसास होता है कि जनता का स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट कितनी तेजी से कम हुआ है। लेकिन मिशन की बात करी जाए तो ये स्पेस क्राफ्ट बड़े ही स्मूथली अपने टारगेट की ओर उड़ता है। इन्हें 3 दिन लगेंगे चांद के फ्रा मारो क्रेटर पर पहुंचने में। चांद पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, एक क्रेटर है, जिसमें माना जाता है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, न सिर्फ चांद के बारे में बल्कि धरती के बारे में भी। उड़ान के पहले 2 दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब एस्ट्रोनॉट जैक स्विगर्ड रियलाइज करते हैं वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं। धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल से वो पूछते हैं क्या उन्हें एक्सटेंशन मिल सकती है। वहाँ हंसते हुए ये जवाब मिलता है कि मिल सकती है 60 डेज की एक्सटेंशन। इस कन्वर्सेशन से पता चलता है कि सब कुछ सही जा रहा था। पहले 2 दिन किसी भी तरीके की अड़चने नहीं आई मिशन में। मिशन के 46 आवर्स 43 मिनट्स पर कैप्सूल कम्युनिकेटर जो ड्यूटी पर थे उस वक्त वो कहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट बहुत ही अच्छी शेप में है और हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा था कि बोर हो रहे हैं। मिशन का तीसरा दिन 13 अप्रैल को बताया जाता है कि उन्हें लूनार मॉड्यूल में कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और इसके अलावा उन्हें एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट करना है जहां पर वो कैमरा के द्वारा कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के इंटीरियर को दिखाएंगे दुनिया को। ऑडियंस का इंटरेस्ट इस चीज़ में इतना कम था कि किसी भी टेलीविजन नेटवर्क ने उस वक्त उस ब्रॉडकास्ट को दिखाया ही नहीं। कमांडर लवेल की वाइफ ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए मिशन कंट्रोल के VIP कमरे में गई। ये टीवी ब्रॉडकास्ट खत्म होने के करीब 6.5 मिनट बाद धरती पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर्स एस्ट्रोनॉट स्विगर्ड को कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल को एक बार चेक करें। इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं था क्योंकि बस एक रूटीन चेक था सर्विस मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन टैंक का। पर जैसे ही ये चेक हो रहा था अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ढेरों सारी वार्निंग लाइट्स एंड अलार्म्स बजने लगते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट को एक बहुत बड़ा झटका भी लगता है। कमांडर लवेल मिशन कंट्रोल को संपर्क करके कहते हैं ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। पता चलता है कि ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और दूसरा टैंक में ऑक्सीजन बड़ी तेजी से नीचे गिर जा रही है।
धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल को पहले लगा था कि ये इंस्ट्रूमेंट गलत दिखा रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई थी। सभी लोगों को अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत थी अगर एस्ट्रोनॉट की जान को बचाना है तो। जो टीवी चैनल इस मिशन को बोरिंग बताकर खबरों में नहीं दिखा रहे थे, अब अचानक से ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। स्पेसक्राफ्ट में मौजूद ऑक्सीजन टैंक स्फीयर शेप का था, जिसमें ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता था। इसके सेंटर में एक हीटर लगा हुआ था, जिससे लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट किया जाता था। और अपोलो 13 पर सर्विस मॉड्यूल में 2 टैंक लगे हुए थे ऑक्सीजन के। ये जो टैंक नंबर 2 था, इन्हें ओरिजिनली अपोलो 10 में इंस्टॉल किया गया था, लेकिन वहां से मॉडिफिकेशन के लिए हटा दिया गया था और एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था। इसको लेकर गलती से ये नीचे गिर जाता है और रिपेयरिंग के वक्त डैमेज हो जाता है। इसके अंदर की जो ट्यूब थी वो डैमेज हो जाती है और इंस्पेक्शन के वक्त किसी ने उसे ध्यान से देखा नहीं था। इसकी टेस्टिंग करते समय लोगों ने नोटिस किया था कि ये टैंक पूरा खाली नहीं होता था। बची खुची ऑक्सीजन को पूरा खत्म करने के लिए यहाँ पर हीटर का इस्तेमाल किया जाता था ताकि पूरा बॉयल ऑफ कर दिया जाए। बाद में पता चलता है यहाँ अंदर लगाया गया जो थर्मोमीटर था वह मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिखा सकता था, लेकिन इस टैंक के अंदर जब ऑक्सीजन को हीट करने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जाता था तो टेम्परेचर 538 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। ये एक्सट्रीम हीटिंग किसी ने नोटिस नहीं करी क्योंकि थर्मोमीटर में दिखती ही नहीं थी। इसी एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से इस टैंक के अंदर लगी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स थी उनकी इंसुलेशन डैमेज हो जाती है। मिशन शुरू होने से पहले नासा के मैनेजर्स और इंजीनियर्स ने इस टैंक की जांच पड़ताल करके इस टैंक को अप्रूव किया था, लेकिन वो इस अंदर के डैमेज को देख नहीं पाए और इसी वजह से अपोलो 13 मिशन के दौरान जब रूटीन चेक किया जा रहा था इस टैंक का तीसरे दिन पर उन इलेक्ट्रिकल वायर्स की वजह से स्पार्क होता है और ये फट जाता है। चांस की बात थी कि ये टैंक स्पेसक्राफ्ट के बाहर की तरफ लगा हुआ था। अगर ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर लगा होता और वहां फटता तो इंस्टेंटली ये सारे एस्ट्रोनॉट मारे जाते, लेकिन क्योंकि बाहर की ओर लगा था तो एक्सप्लोजन बाहर की तरफ हुआ और सर्विस मॉड्यूल में सिर्फ 13 फुट का एक पैनल डैमेज हुआ। इसके अलावा और क्या डैमेज हुआ था स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स इतने श्योर नहीं थे। अब सभी को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था, धरती पर वापस लौटने का कौन सा रास्ता लिया जाए। फास्टेस्ट तरीका धरती पर वापस लौटने का था कि स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा दिया जाए, लेकिन ये करने के लिए सर्विस मॉड्यूल की मेन इंजन को चलाना पड़ेगा। मेन इंजन जहां पर लोकेटेड था वह जगह काफी करीब था जहां CSM मॉड्यूल में धमाका हुआ था। कोई नहीं जानता था कि इंजन पर डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरा तरीका वापस लौटने का धरती पर था कि चांद की ओर जाया जाए और चांद के अराउंड सर्कल करके फिर वापस धरती पर लौटा जाए। इसमें सर्विस मॉड्यूल के इंजन को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें रिस्क ये था कि 4 से 5 दिन का समय लग जाएगा धरती पर वापस लौटने में। क्या एस्ट्रोनॉट के पास इतना ऑक्सीजन और इतना पानी बचा है? नासा के फ्लाइट डायरेक्टर यहाँ पर दूसरा रास्ता चुनते हैं कि लंबा रास्ता वापस लिया जाएगा। एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है कि CSM मॉड्यूल को शट डाउन कर दे वो इमीडिएटली और वापस लौटते टाइम वो लूनार मॉड्यूल को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करे। ये डिसीजन काफी सेफ ऑप्शन था, लेकिन इसमें भी कई प्रॉब्लम्स थी। लूनार मॉड्यूल को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि उसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठ पाएंगे करीब 20 घंटे के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उसका ओरिजिनल पर्पस था चांद पर लैंड करके वापस CSM मॉड्यूल से अटैच हो जाना। लेकिन अब यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये 3 लोग बैठेंगे उस लूनार मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 दिन तक। लूनार मॉड्यूल के इंजन को भी इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया था कि उन्हें बार बार फायर किया जा सके, तो ये भी कई मायनों में बहुत रिस्की चीज करी जा रही थी। अपनी सप्लाई और एनर्जी को बचाए रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सारे नॉन एसेंशियल सिस्टम को शट डाउन कर दो, इंक्लूडिंग जो हीटर लगाए गए हैं उसके अंदर। बिजली बचाना बहुत जरूरी है यहाँ पर। इस प्लान के अनुसार एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में बैठ जाते हैं और पहली बार लूनार मॉड्यूल के इंजन को फायर किया जाता है। जब इंजन को चालू किया जाता है तो इसे बर्न कहा जाता है। तो पहला बर्न ये करते हैं अपने नए रास्ते पर आने के लिए। बर्न की मदद से ये चांद की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, फार साइड ऑफ द मून। ये दुनिया के पहले इंसान बनते हैं धरती से इतनी दूर जाने वाले, और ये रिकॉर्ड आज तक अनबीटेबल है। अपने फर्देस्ट पॉइंट पर ये धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर थे। अब इसी रास्ते पर ये बने रहे तो ये धरती पर पहुंच जाएंगे करीब 153 आवर्स आफ्टर लॉन्च। लेकिन ये टाइम मार्जिन बड़ा ही रिस्की था। अगर ये इतने समय बाद ये धरती पर पहुंचते हैं तो जो खाना और
पानी वहां मौजूद है। जो ऑक्सीजन मौजूद है एस्ट्रोनॉट्स के लिए वो सिर्फ 1 घंटे की बचेगी। ग्राउंड पर मौजूद नासा के टीम का मानना था कि ये मार्जिन बहुत ही कम है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है कि लूनार मॉड्यूल के इंजन को दूसरी बार बर्न कर दो। मिशन कंट्रोल में बैठे इंजीनियर्स ने बहुत सारी कैलकुलेशन करी थी ये पता लगाने के लिए कि लूनार मॉड्यूल के इंजन ये दूसरा बर्न हैंडल कर पाएगा या नहीं। ये कैलकुलेशन सही होती है जब दूसरी बार बर्न किया जाता है, जिसके मदद से 153 आवर्स का फ्लाइट टाइम अब 143 आवर्स का रह गया। 11 आवर्स का मार्जिन ऑफ सर्वाइवल। इससे पहले कि एस्ट्रोनॉट्स रिलैक्स होकर बैठ पाएं, एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन। इन स्पेस शिप में ऑक्सीजन टैंक्स के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर्स होते हैं। जब एस्ट्रोनॉट सांस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया नहीं जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाएगी जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसीलिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट करे और लिथियम कार्बोनेट बने। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि लूनार मॉड्यूल में जो कैनिस्टर रखे थे लिथियम हाइड्रोक्साइड के, वो सिर्फ 2 लोगों के लिए बने थे 2 दिन सर्वाइव करने के लिए। लेकिन यहाँ 3 लोग मौजूद हैं जो 4 दिन तक सर्वाइव करना चाह रहे थे। अच्छी चीज यहाँ पर यह थी कि कमांड मॉड्यूल में भी कुछ कैनिस्टर्स रखे थे, लेकिन उसका जो फिल्टर था वो स्फीयर था और यहाँ पर लूनार मॉड्यूल वाले सर्कुलर शेप के थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राउंड पर मौजूद एक्सपर्ट्स के पास 24 घंटे का टाइम था। एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करके बताते हैं कि उसके आसपास क्या क्या चीज़ें मौजूद है। प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड, कुछ सूट के होजेज, कुछ डक्ट टेप, कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। और कुछ ही घंटों बाद एक्सपेरिमेंट करने के वो एक कॉन्ट्रेप्शन बनाते हैं जिससे ये काम कर सके। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने के बाद एक नया डिवाइस बनाया जाता है वहाँ मौजूद चीजों से। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वापस नीचे गिरता है। कमांडर लवेल अपनी किताब लॉस्ट मून में बताते हैं कि द कॉन्ट्रेप्शन वाजंट वेरी हैंडसम बट इट वर्क। जो चीज इन्होंने बनाई थी वो कुछ ऐसी दिखती थी। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि दिन में एक आदमी 200 ml से ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो इन्हें यूरिनेट करने की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में इनकी पेशाब की क्वांटिटी स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन बदल सकती है। इसीलिए कम पानी पीकर ये सरवाइव करते रहते हैं। ये तीनों एस्ट्रोनॉट टोटल में 14 किलो वेट लॉस कर देते हैं। एस्ट्रोनॉट हैश को तो एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है। 4 दिन बाद जब अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट वापस धरती की तरफ पहुंचता है, एस्ट्रोनॉट्स रियलाइज करते हैं कि एक और बर्न करने की जरूरत पड़ेगी। इनकी कैलकुलेशन में इन्होंने लैंडर पर मौजूद कूलिंग वेपर को अकाउंट में नहीं लिया था। इसके वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट रास्ते से भटक रहा था। कमांडर लवेल एक और बर्न करते हैं लूनार मॉड्यूल का, जिससे स्पेसक्राफ्ट वापस ट्रैक पर आ जाता। थैंकफुली ये स्पेसक्राफ्ट तीसरा बर्न भी सहन कर पाता है, इवन तो इस लूनार मॉड्यूल को सिर्फ एक बर्न करने के लिए बनाया गया था। पूरी दुनिया दिल थाम के न्यूज चैनल को देख रही थी और एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। एस्ट्रोनॉट्स के फैमिली मेंबर्स और दोस्त सब साथ में बैठकर टीवी पर इसे होता देख रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का था, जब ये टूटा हुआ स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, जो हीट इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्या स्पेसक्राफ्ट उसे सस्टेन कर पाएगा? क्या एस्ट्रोनॉट्स अंदर बैठे जिंदा बच पाएंगे? इस चीज के लिए एस्ट्रोनॉट को लूनार मॉड्यूल से वापस कमांड मॉड्यूल में लौट जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही धरती के अंदर री एंट्री के लिए बनाया गया था। मॉड्यूल धरती के एटमॉस्फेयर से गुजरता है, ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। ये चीज होनी नॉर्मल बात थी, क्योंकि हवा की आयनाइजेशन से जो रेडियो वेव्स है ब्लॉक हो जाती है और कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ग्राउंड पर मौजूद नासा के एम्प्लॉयज और स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के बीच आमतौर पर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट 2 से 3 मिनट के लिए होता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहाँ भी कम्युनिकेशन ब्लैकआउट मैक्सिमम 3 मिनट के लिए होगा। 3 मिनट पूरे होते हैं लेकिन कोई जवाब दूसरी तरफ से सुनाई नहीं देता। 10 सेकंड गुजर जाते हैं, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 4 मिनट बाद भी स्पेसक्राफ्ट के दूसरी तरफ से कोई कम्युनिकेशन वापस नहीं आते हैं। क्या एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच पाए या नहीं? 4 मिनट 27 सेकंड बाद फाइनली दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन आती है। टेलीविजन पर देख रही जनता की जान में जान आती है। तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच गए।
कमांड मॉड्यूल पर पैराशूट डिप्लॉयड होता है और वो पैसिफिक ओशन के अंदर धीरे से जाकर गिर जाता है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। हालांकि ये मिशन फेल रहा। इन तीनों में से किसी एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कदम नहीं रखा, लेकिन फिर भी अपोलो 13 का ये मिशन इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेता है। अपोलो 13 की इस ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन और एस्ट्रोनॉट्स की बहादुरी को दर्शाते हुए इस पर कई फिल्में बनती है, कई किताबें लिखी जाती है। इस इंसिडेंट में इन्वेस्टिगेशन के बाद कई सारी सेफ्टी मेजर एडॉप्ट किए जाते हैं नासा के द्वारा, जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर के मिशन में ऐसा कोई हादसा दोबारा देखने को नहीं मिलता है। अपोलो 13 के बाद अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 एंड अपोलो 17 सारे मिशन सक्सेसफुल रहते हैं। 7 दिसंबर साल 1972 अपोलो 70 आखिरी मिशन नासा के अपोलो प्रोग्राम का। इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट 3 दिन बिताते हैं चांद के सरफेस पर। यह आखिरी बार था आज के दिन तक जब इंसान चांद पर गए। आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? करो, अभी करो।